हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके होने वाले सी टेट एग्ज़ाम और आने वाले जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम है जिसमें आपके पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है ना। यानी कि कक्षा 5 का एक समीर है जो अक्सर अक्सर जो है समय पर है ना पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षिका है उनके द्वारा दिए गए कार्य को यानी कि होमवर्क को सही समय पर जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है ना। यानी कि आप एक शिक्षक के तौर पर इस तरह की परेशानी को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसे किस तरह से उनके सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। दूसरा ऑप्शन, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। तीसरा है अनियमितता के कारण पता करना, है ना, क्या कारण है कि बच्चे इस कारण से होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, और समीर को परामर्श देना। चौथा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, है ना। तो एक कक्षा 5वीं का समीर नाम का एक स्टूडेंट है जो अक्सर जो है टीचर द्वारा दिए गए होमवर्क को समय पर नहीं करता है। तो उन टीचर को क्या करना चाहिए कि उसमें वह सुधार ला सके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, है ना, कि उस बच्चे की अनियमितता के कारण का पता करना होगा, है ना, कि वो बच्चा जो है किस कारण से होमवर्क को नहीं कर पा रहा है, उसे किस चीज़ में परेशानी हो रही है, और समीर को क्या करना चाहिए, अर्थात उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय, है ना, कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है ना। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है ना, कि राधा जो है अपनी कक्षा में वो खाद्य से पदार्थ, है ना, खाद्य से संबंधित पदार्थों को किस तरह से हम ताज़ा रख सकते हैं इसके बारे में वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है, और उसकी क्या कर रही है, उस तकनीकों की परिगणना करती है। जिसमें पहला जो है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है ना। क्या कर रही है राधा? उसे कटोरी में रखती है ना, और कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिससे कि वह जिससे ठंडा पानी हो जाए, है ना, जिससे कि पानी जो है क्या है, ठंडा हो जाए। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा कहा जा रहा है उसे धूप में खुला कर फैला देती है। और चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है ना। जो राधा है यानी कि कक्षा की जो टीचर है वो इस तरह का जो प्रयोग कर रही है, उस तकनीक को हम यानी कि वो किसके लिए कर रही है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जो होगा खाद्य पदार्थ होगा। पहला ऑप्शन है पके हुए चावल होंगे। दूसरा है प्याज लहसुन। तीसरा ऑप्शन है हरा धनिया। और चौथा है काजू बर्फ, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका हरा धनिया, है ना भाई। क्या है कि उसे कटोरी में रख देती है और कटोरी में रखने के बाद खुले बर्तन में रख देती है जिससे कि
ठंडा पानी है ना, यानी कि पानी जो है ठंडा है, जिसमें पानी जो है आपका ठंडा है। दूसरा है कि उसे गीले कपड़े से लपेट कर रखती है ना भाई, धनिया को क्या है गीले कपड़ों से लपेट कर रख दिया जाता है ताकि वह क्या है खराब ना हो। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है और सुखा लेती है ना। चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अंधेरे में रख देती है। तो यहाँ पे आपका हरा धनिया जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को है ना, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है ना। कक्षा 5वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको घर्षण सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रही है ना, घर्षण से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में शिक्षिका पढ़ाते समय यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है ना। उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा गलत है ना, हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका, पेन की नोक यानी कि जो पेन की टिप है और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है आपका, हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना है ना। दूसरा है, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है ना। तो ऊर्ध्वाधर रूप से अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है, हमेशा हमारे पास वापस आ जाती है। ये जो कि हमारा गलत स्टेटमेंट है ना, कोई वस्तु को अगर आप ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकेंगे तो वो वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास नहीं आएगी है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और फोर्थ है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पानी के साथ प्रयोग करते हुए है ना, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है ना। पानी के साथ जो क्या है, ज्योति एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसमें देखती है कि वह स्टील की एक खाली कटोरी जो है पानी पर क्या कर रही है, तैर रही है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील जो है डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है ना, जो ये जो तथ्य है इसको किस तरीके से हम व्याख्यायित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। दूसरा ऑप्शन, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल है ना, स्टील की जो कटोरी है उस पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और तीसरा ऑप्शन है आपका, लोहे की कील पर लगने वाला बल है ना, जो लोहे की कील है उस पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा जो स्टील की कटोरी है ना भाई, स्टील की जो कटोरी है उस पर लगने वाला जो बल है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भार की तुलना में ज़्यादा है। क्या है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की जो कील है पर लगने वाला जो बल है वो भार की तुलना में कम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वायु प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण
प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का योग करते हैं ना। वायु प्रदूषण से संबंधित एक टॉपिक है जिसको पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के क्या है टीचर 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं ना। यहाँ पे ये उपयोग होगा है ना, उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी है ना। तो कौन सा सब पद्धति जो होगा सबसे अच्छा होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली है ना, दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। और चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन कराना है ना। सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कराना। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, कौन सी पद्धति सबसे अच्छी उचित होगी, तो वो होगा विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना है ना। किस किस तरीके से आप जो है विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वायु प्रदूषित होते हैं ना भाई, अलग अलग चित्र लगा के आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे एक शिक्षिका है ना, एक टीचर जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है ना। एक शिक्षिका जो है वो तनावग्रस्त जो बच्चे हैं उसकी पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। पहला है आक्रामकता व्यवहार करेगा तब। दूसरा पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। तीसरा है बहुत बात करना। और चौथा है हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो कौन सा ऐसा अवस्था है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें एक शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे आक्रामकता है ना। जब बच्चा आक्रामक हो जाएगा उस समय जो शिक्षिका होगी उस बच्चे की तनावग्रस्त स्थिति को पहचान कर सकती है। तो यहाँ पे आपका आक्रामकता व्यवहार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक है ना, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है ना। जो अभिभावक जो पेरेंट्स मीटिंग किया जाता है स्कूलों में, तो अभिभावक शिक्षक की अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। दूसरा है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। चौथा है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना है ना। तो स्कूलों में जो है अभिभावक शिक्षक है ना, उनकी जो अंतःक्रियाएं हैं उनको उपलब्ध कराने का जो मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है, वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे पुनर्बलन है ना। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना कि बच्चे को किस किस क्षेत्र में परेशानी हो रही है, उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और किस क्षेत्र में जो बच्चे की योग्यता अच्छी है तो हम उसे और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आपके अभिभावक शिक्षक जो है अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य में आ जाएंगे है ना। तो ऑप्शन 2 आपका
करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सभी बड़े शहरों, है ना, जितने भी बड़े शहर हैं सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं ना। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी सड़कों पर क्या है, भारी संख्या में क्या है, वाहन है, गाड़ियां जो है, इनके कारण से क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से जो है अपना सहयोग दे सकते हैं ना। जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए जो शहर के लोग हैं व्यक्तिगत रूप से क्या करें कि अपना सहयोग जो है दे पाए। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने को कहेंगे। दूसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। और चौथा है व्यक्तिगत वाहन जैसे कि स्कूटर, कार, बस आदि नहीं रखने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो भारी संख्या में वाहन निकलते हैं उससे वायु जो है प्रदूषित होती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हम जो व्यक्तिगत शहर के लोग हैं किस तरह से कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे आने जाने के लिए सार्वजनिक जो यातायात है की व्यवस्था का प्रयोग करने से, है ना भाई। सार्वजनिक जो यातायात है उनकी व्यवस्था का प्रयोग करके जो है व्यक्तिगत रूप से क्या है पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे वायु, है ना, वायु हर जगह, वायु जो है क्या है, हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है ना। वायु क्या है, सभी जगह है। इस टॉपिक पर पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं। पहला ऑप्शन है क्या मृदा में वायु है। दूसरा ऑप्शन है क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा ऑप्शन है आपका क्या हमारे शरीर में वायु है। और चौथा है आपका क्या हमारी हड्डियों में वायु है ना। इस टॉपिक पर क्या है शिक्षक जो है प्रश्न पूछ रहा है ना कि वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय क्या है शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में कौन से कौशल को विकसित करने का प्रयास जो है यहाँ पे कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल। दूसरा ऑप्शन है चिंतन कौशल। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक कौशल। और चौथा है अवलोकन कौशल, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। टीचर जो है वायु हर जगह, है ना, इस टॉपिक पर क्या है पढ़ा रहे हैं ना। उस पढ़ाते समय शिक्षक जो है विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जैसे कि क्या मृदा में वायु है। दूसरा क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा क्या हमारे शरीर में वायु है। और चौथा क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इस तरह के प्रश्न पूछने में शिक्षक जो है बच्चों में कौन से कौशल को डेवलप करना चाहते हैं ना, कौन सी स्किल को विकसित करना चाहते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो शिक्षक जो है बच्चों में चिंतन कौशल को विकसित करना चाहते हैं ना। बच्चों को सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आप सोचिए कि जो है पानी जो है हमारे यानी कि वायु हर जगह मौजूद है। इससे संबंधित बच्चों को चिंतन कौशल को विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 चिंतन कौशल जो होगा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, है ना। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरह से प्रश्न जो है
पूछे जाते हैं। हम केवल आपको प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसी तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से भोजन बनाने, है ना, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भोजन बनाने के लिए कौन सा तरीका जो होगा सबसे अच्छा होगा। पहला है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। दूसरा ऑप्शन है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तीसरा ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। चौथा ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, है ना, जो गहरे तलते हुए पकाना। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा भोजन के पकने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, तो कौन सा सही होगा, तो वो होगा आपका सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, है ना भाई, सब्जियों को अच्छी तरह से धोएंगे और फिर उन्हें काटना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।